दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने राजवंश कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। पिछली क्लास में अपन भरतपुर का इतिहास कंप्लीट कर लिए थे, जो जाट रियासत यानी जो भरतपुर जाट रियासत थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है। फिर इसके आगे जैसे जन विद्रोह पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज यानी अगर भरतपुर का इतिहास के अगर रिवीजन करें तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। फिर इसके बाद में 1857 क्रांति करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिए, बात करते हैं भाई, भरतपुर जाट रियासत थी। इसी के साथ में एक धौलपुर भी जाट रियासत थी, हालांकि उसका ज़्यादा इतिहास नहीं था। देखिए, 1669 में जो गोकुल यानी मथुरा के आसपास गांवों को एकत्रित करके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है। 1687 में जो सिंसनी गांव के जो राजा राम जाट ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हालांकि इन दोनों के विद्रोह को औरंगजेब ने दबा दिया था। राजा राम जाट ने तो अकबर के मकबरे तक को लूट लिया था। ठीक है। लेकिन इसके बाद में अपन बात की थी भाई चूड़ामन की। चूड़ामन थूण के किले का निर्माण करवाता है, थूण में किले का निर्माण करवाता है। इसके बाद में जो मोहकम सिंह और बदन सिंह का जो विवाद चल रहा था, सवाई जय सिंह ने उनके विवाद को यानी विवाद को जो इसका सॉल्यूशन कर दिया था और बदन सिंह को राजा बनाता है। सवाई जय सिंह की सहायता से बदन सिंह जाट राज्य की स्थापना करता है और सवाई जय सिंह बदन सिंह को डीग की जागीर और ब्रजराज की उपाधि देता है। मोहम्मद सारंगीला सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि देता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात किए थे भाई, डीग के किले का निर्माण करवाया था बदन सिंह ने। ठीक है। फिर इसके बाद में सूरजमल जो राजा बनते हैं, सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता है। ठीक है। देखिए, सूरजमल जो विद्वान राजा था, इसलिए उनको प्लेटो या अफलातून कहा जाता है जाटों का। देखिए, सूरजमल ने डीग में जलमहलों का निर्माण करवाया था और डीग को जलमहलों की नगरी कहते हैं। मैं बता दिया था आपको, उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे, जो सूरजमल ने पानीपत का जो युद्ध चल रहा था, तीसरा युद्ध चल रहा था, उसमें भागते मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण दी थी। ठीक है। जो अहमद साहब अब्दाली उधर भाई सामने वाला शासक था और इधर मराठाओं के जो सेनापति था सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है। सदाशिवराव भाऊ जो मराठा सेनापति था। देखिए, अपन बात किए थे, सूरजमल ने भरतपुर में किले का निर्माण करवाया था। भरतपुर के किले का निर्माण करवाया था और भरतपुर में कृषि सुधार संपन्न करवाए थे और प्रशासनिक व्यवस्था का योग्यता के आधार पर गठन किया था। यह भी अपन बात किए थे। ठीक है। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे भाई, जो अफगानी यानी रुहेलखंड में अफगानी नेता नजीब खान के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं सूरजमल। ठीक है। सूरजमल के बाद में जो राजा बन यानी सूरजमल की एक बात और के जो दरबारी विद्वान थे इनके, मंगल सिंह पुरोहित, जो सुजान संवत विलास उनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, मंगल सिंह पुरोहित। देखिए, इसके बाद में अपन बात किए थे जवाहर सिंह की। देखिए, जो जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहां से अष्टधातु के दरवाजे लाता है और भरतपुर के किले में लगवाता है। ठीक है। ये जो दरवाजे थे, अष्टधातु के दरवाजे थे, जो मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले के थे। चित्तौड़ किले से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर जाता है और फाइनली जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करके इन किलों को यानी इन दरवाजों को ले आता है, भरतपुर के किले में लगवाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, अपन बात करते हैं, जवाहर सिंह ने इस जो जौहर बुर्ज का निर्माण करवाया था और जौहर बुर्ज पर यानी आगे जो भरतपुर के राजाओं का रास्ता किया जाता था। ठीक है। जवाहर बुर्ज देखिए जवाहर सिंह ने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद में अपन बात की थी रणजीत सिंह की। देखिए, रणजीत सिंह 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ठीक है। और फिर यानी एक बार संधि का उल्लंघन भी कर देता है रणजीत सिंह। देखिए, 1803 में जो अंग्रेजों से संधि होती है, उसके बाद में संधि का उल्लंघन भी होता है एक बार और फाइनली वापस 1805 में संधि की जाती है। देखिए, जो मराठा जो सेनापति था जसवंतराव होलकर, उसको भाई शरण दी थी जो यानी रणजीत सिंह ने। ठीक है। तो फिर यानी उल्लंघन हो गया एक बार संधि का, 1803 वाली संधि का। फिर इनके यानी फिर संधि वापस होती है 1805 में। देखिए, जो अंग्रेज सेनापति लाडलेख था, वो भरतपुर पर 5 बार आक्रमण करता है, हालांकि जीत नहीं पाता है भरतपुर को। इसलिए भरतपुर को यानी भरतपुर किले को लोहागढ़ किला भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, इन रणजीत सिंह ने भरतपुर में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो ये रिवीजन था भरतपुर का। अब आज पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है। तो देखिए, 1857 की जो क्रांति थी उसका अपन सब इन विस्तार से पढ़ेंगे। वह किस प्रकार से जो क्रांति हुई थी या क्यों क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है। देखिए,
अपन आज 1857 क्रांति का जो बेस तैयार करेंगे या बेसिक जो नॉलेज है वो जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन बात करें जो शुरुआत में जो संध्या की गई थी, देखिए 1803 से संध्या स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो अंग्रेजों से और जो राजस्थान के जो राजा थे इनमें जो 1803 से जो संध्या स्टार्ट हो जाती है, तो संध्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? देखिए जब यहाँ पे राजस्थान में जो रियासतों में जो राजा शासन कर रहे थे उनको धीरे धीरे लगने लग गया था कि भाई इधर पिंडारियों और जो मराठाओं से परेशान होने लग गए थे, ठीक है। पिंडारी और जो मराठा परेशान करने लगे थे राजस्थान वाले राजाओं को। देखिए जो भरतपुर और अलवर 1803 में संधियां कर लेती है, ठीक है। 1803 में भरतपुर और अलवर संधिया कर लेता है। देखिए इस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, ठीक है। इनकी तरफ से जो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल था, तो इनकी तरफ से जो बातचीत करने वाला अधिकारी होता था तो लॉर्ड लेक था, ठीक है। एक प्रकार से अपन प्रतिनिधि बोल सकते हैं इनको, ठीक है। 1803 में इन दो रियासतों ने संधि कर ली थी अंग्रेजों से, भरतपुर और अलवर। तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली और इनका प्रतिनिधि था लॉर्ड लेक। ये इनसे बातें करता है, बातचीत करता है इन रियासतों से, ठीक है। फिर जो ज्यादातर संधिया हुई थी 1817 या 1818 में, ठीक है। देखिए एक जो अपन बात की थी 1823 में जो सिरोही वाली संधि हुई थी वो सबसे लास्ट में हुई थी, उसकी भी अपन बात कर लिए थे। देखिए ज्यादातर जो संधिया होती है 1817 और 1818 में हुई थी। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स था और जो मेटकॉप था जो प्रतिनिधि था। ठीक है। और इधर एक 1823 में सिरोही संधि करता है, सबसे अंतिम रियासत थी जो संधि करने वाली राजस्थान की जो रियासत, ठीक है। देख चार्ल्स, सॉरी देखिए लॉर्ड नहीं है भाई, चार्ल्स मेटकॉप था ये। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था और चार्ल्स मेटकॉप 1817 और 18 में जो संध्या करवाने वाला जो प्रतिनिधि था चार्ल्स मेटकॉप था, ठीक है। देखिए अपन बात करते हैं जो जालिम सिंह झाला था वो कोटा का उस समय दीवान था, ठीक है। जालिम सिंह झाला था उस समय कोटा का दीवान था। और जो अंग्रेज जो अधिकारी एक भाई जो कर्नल जेम्स टोड के नाम से भी जानते होंगे, तो कर्नल जेम्स टोड इधर जालिम सिंह झाला के पास आता है और जालिम सिंह झाला से कहता है कि भाई आप हमारी सहायता करो, ठीक है। तो संध्या करवाने में जो भी भाई कोटा से संधि करवाने के लिए, हालांकि जालिम सिंह झाला ही यानी कोटा का दीवान के पास शक्तियां थी। अपन पढ़ चुके हैं पहले, कोटा का इतिहास पढ़े थे उस समय। तो मैं जेम्स टोड जालिम सिंह झाला के पास आता है, ठीक है। तो हालांकि जालिम सिंह झाला बहुत ही विद्वान आदमी था, भाई भविष्यवाणी कर सकता था थोड़ी बहुत। तो जालिम सिंह झाला को और जेम्स टोड जो बातें कर रहे थे उसी के आधार पर जालिम सिंह झाला को लग गया था कुछ ही दिनों में कंपनी अधिकार कर लेगी अपने यानी रियासतों पर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई जो संध्या कर रही थी उस समय एक प्रकार जो, ठीक है भाई। क्रांति भाई कंपनी के द्वारा की गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे भाई रियासतें और जो अंग्रेज किस प्रकार से संधि करेंगे। ठीक है, देखिए इधर रियासतें हैं आप समझो, ठीक है। ये रियासतें हैं और रियासतों और जो अंग्रेजों के बीच में संधि होगी तो ये एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो रियासतें उस समय देखिए लगभग अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी, ठीक है भाई। झालावाड़ और जो शाहपुरा को थोड़ा हटा कर चले तो लगभग 17 रियासतें थी, ठीक है भाई। शाहपुरा एक अलग भाई उस समय पे जो मेवाड़ वाले अगर इनके पास टैक्स वैक्स ले लिया तो शाहपुरा को रियासत मान लिया जाता था, वैसे थोड़ी अलग चल रही थी उस समय। और झालावाड़ भी बाद में बनाई गई थी। तो 19 मान सकते हो या 17 रियासतें मान सकते हो राजस्थान में, ठीक है।
तो रियासतों और कंपनी के बीच में यानी संधियां होगी। देखिए अब जो अंग्रेज आएंगे रियासतों के पास, इधर राजा राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, अंग्रेज इधर आते हैं, इनको पहले से ही प्रॉब्लम हो रही थी मराठों और पिंडारियों से। अंग्रेज आते हैं कि भाई हम आपकी हेल्प कर देंगे और आपको किसी भी बाहरी आक्रमण की यानी बाहरी आक्रमण से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो राजा को बात करनी होती है, भाई राजा पूछता है इनको भाई हमें क्या करना होगा या हमें आपको क्या देना होगा बदले में, ठीक है। तो देखिए जब कंपनी वाले जो इनसे बात करते हैं भाई आप तो एक दो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है, सुरक्षा करेंगे राजाओं की, और इसके बदले में आप हमें विदेश मामले भी इनका अधिकारी भी हमें ही दे दो, ठीक है। हम दूसरी जैसे अब ये रियासत है तो इस रियासत से बात करने के लिए या तो राजा इस रियासत से बात करे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो अंग्रेज यानी खुद जिम्मेदारी ले रहे थे भाई आपको किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो अंग्रेज चाहते थे कि भाई जो इस रियासत से बात करने का जो अधिकार है वो भी हमें दे दो, भाई हम ही कर लेंगे इस रियासत से बात भी, ठीक है। तो विदेश एक प्रकार से विदेश मामले हो गए, एक रियासत से दूसरी रियासत से बात करने के लिए। जैसे आज भी अगर भारत अमेरिका से बात करे, भारत चीन से बात करे, तो एक प्रकार से वो भाई उस समय की जो रियासतें मान लो और तो विदेश मामले हो गए, ठीक है। तो विदेश मामले भी अंग्रेज अपने पास रखने चाहते थे, ठीक है। सुरक्षा के मामले हो गए, जो सिक्योरिटी जो मैटर्स हो गए, और जो विदेशी मामले हो गए, ठीक है, फॉरेन जो मैटर थे वो भी इनके पास रख लेते हैं। देखिए अंग्रेज थे जो अंग्रेज एक सेना की जो टुकड़ी तैयार करते हैं, भाई ये कहते हैं अंग्रेज इनको राजाओं को भाई हम किस प्रकार से सुरक्षा करेंगे वो हम आपको बताते हैं धीरे धीरे। भाई एक सेना की टुकड़ी होगी हमारी यानी अंग्रेजी सेना की टुकड़ी होगी, वो इस रियासत में तैनात कर देंगे, ठीक है। भाई छोटी सी एक टुकड़ी होगी जो रियासत में यानी स्थापित कर देंगे, तैनात कर देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अंग्रेजों द्वारा एक सेना की टुकड़ी स्थापित कर दी गई यहाँ पे। तो भाई ये हमारी सेना है जो रियासत में रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी सेना अलर्ट हो जाएगी और हमें इंफॉर्मेशन दे देगी, तो हम और सेना भेज देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपकी सुरक्षा करेंगे और विदेशी मामलों की जो भी बात होगी हम कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी परेशान होने की। तो राजा सोचते थे भाई ठीक है ये तो और भी अच्छी बात है, वो हम वैसे पिंडारी और मराठों से वैसे परेशान हो रखे हैं तो ये सुरक्षा कर लेंगे, तो इसके बदले में हमें और क्या देना होगा। तो राजाओं को कहते हैं अंग्रेज कि इसके बदले में आप कुछ धन हमें दे देना, ठीक है, कुछ रुपए पैसे या धन दे देना, ठीक है। तो राजा वैसे ही राजी हो जाता है, ठीक है, वैसे भी हम मराठों और पिंडारियों की लूटपाट से परेशान होकर उनको भी वैसे युद्ध जाना वगैरह दिया करते हैं, तो इससे बढ़िया है ना कि वैसे मगजमारी नहीं रहेगी और कुछ भी थोड़ा बहुत जो धन दे देंगे अंग्रेजों को, ये बदले में हमारी सुरक्षा कर लेंगे, ठीक। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई रियासत में एक जो अंग्रेजों द्वारा जो पीए, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों मामले जो राजाओं द्वारा अंग्रेजों को दिए गए थे और जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए कहते हैं, भाई शॉर्ट में आप इसको पीए मान सकते हो, भाई अंग्रेजों द्वारा पीए नियुक्त कर दिया जाएगा आपकी रियासत में, ठीक है। सेना जो एक टुकड़ी सेना की नियुक्त कर दिए और एक पीए नियुक्त कर दिए, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था पीए को, कि ये जो पीए है वो हमारे जो उच्च अधिकारी होगा उसको इंफॉर्मेशन देगा जो भी बात होगी जो, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन, इस जो पीए था उसको रेजिडेंट भी बोला जाता था, ठीक है। ठीक है, पीए को रेजिडेंट भी बोला जाता था उस समय। तो अंग्रेजों द्वारा भाई आर्मी स्थापित कर दी गई, तो अब कंपनी यानी राजा पूछते हैं उनको भाई आप आर्मी लाओगे कहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो अंग्रेज किसी भी राजा से बात कर रहे हैं, भाई हम आपके पास आर्मी छोटी टुकड़ी तो रख दी है लेकिन और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और ज्यादा सेना भेजेंगे। तो राजा पूछते हैं आप जो आर्मी लाओगे कहाँ से, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज बहुत माइंडेड आदमी यानी बंदे थे, ठीक है, विदेशी थे, पढ़े लिखे थे, शार्प माइंडेड थे। वो क्या करते हैं भाई एक विज्ञापन निकालते हैं आर्मी का, ठीक है, सेना के लिए, भाई हम सेना में यानी वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो ईमानदार जो मजबूत और जो यानी युवा बंदे हैं, इतनी उम्र होनी चाहिए,
इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ और हम आपकी जो भाई वैकेंसी भर लेंगे, यानी सेना की वैकेंसी है, जो हम सेना की वैकेंसी भर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए। तो देखिए, ये जो लोगों को नौकरी देते हैं या सेना में रखते हैं, अब आप सोचिए भाई, जैसे अगर मान लो मेवाड़ की यानी मेवाड़ का राजा है और मेवाड़ से जो अंग्रेज अपनी सेना में भर्ती करते हैं मेवाड़ के लोगों को, तो मेवाड़ के ही लोग हैं, मेवाड़ की तरफ से ही लड़ रहे हैं दूसरी रियासतों से, लेकिन और बदले में पैसा राजा अंग्रेजों को दे रहा है, ठीक है। और उसी पैसे को जो अंग्रेज यानी तनख्वाह के रूप में जो आर्मी के जो जवानों को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आप सोचो कि भाई यहाँ के पैसे से यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और नाम हो रहा अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेज व राजा की हेल्प करेंगे, इस प्रकार से नाम होगा अंग्रेजों का, अंग्रेज तनख्वाह देंगे लोगों को, जवानों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, सैनिकों की भर्ती कर लिया करते थे, ठीक है। अब देखिए, एक रेजिडेंट फॉर राजपूताना, ये भी एक पद रखा गया था, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। देखिए, रेजिडेंट फॉर राजपूताना की मैं बात बताता हूं आपको। तो ये पद था जो ये दिल्ली में, ये अधिकारी था जो दिल्ली में नियुक्त रहता था, ठीक है। अब इसका मतलब यह था कि जो यहाँ पर रियासत में पीए नियुक्त कर दिया गया, पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना को देगा, ठीक है। ये जो पीए है, पॉलिटिकल एजेंट है, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी रियासत की वो रेजिडेंट फॉर राजपूताना को देगा, ठीक है, जो दिल्ली में रहता था, ठीक है। तो देखिए, जो प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था वो था डेविड ओक्टरलोनी, ठीक है। डेविड ओक्टरलोनी था प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ठीक है, डेविड ओक्टरलोनी था प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, दिल्ली में नियुक्त था ये, दिल्ली से देखता था जो भी मामले होते थे उनको, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। डेविड ओक्टरलोनी को प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना बना दिया गया था। देखिए, फिर रेजिडेंट फॉर जो राजपूताना था इसका नाम बदला गया था, हालांकि एजीजी कर दिया गया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। देखिए, अब ये थोड़ी आप सोचेंगे, दिल्ली से बैठकर जो बंदा राजस्थान की जो कोई रियासतें थी, इन अगर मेवाड़ की रियासत को देखे तो उसको वहां से कितना कांटेक्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आती होगी भाई, जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर सकता है। उस समय देखिए भाई, हर प्रकार की प्रॉब्लम आती थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी, ठीक है, जैसे डाक वगैरह थे उनकी भी आएगी प्रॉब्लम, अगर ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा तो, ठीक है। तो वैसे इधर पीए रेजिडेंट फॉर राजपूताना को इन्फॉर्मेशन देता और ये दिल्ली में रहता था। प्रथम जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना था डेविड ओक्टरलोनी था। अब लोगों को लगा कि भाई यार ये वाली व्यवस्था खत्म की जाए, भाई जो दिल्ली वाली व्यवस्था है, दिल्ली में से कोई भी अधिकारी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी समस्या को सोल्यूशन नहीं कर सकता, ठीक। तो अब ये पूछते आपस में, भाई यार ऐसी व्यवस्था कहाँ पर की जाए जो यहाँ आसपास से ही बैठकर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अजमेर इन राजस्थान का हृदय स्थल है, या हृदय है, राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर, ठीक है, जो बीच सेंटर में अजमेर, ठीक है। तो देखिए, अजमेर में इसका जो पहली बात तो जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना का नाम चेंज किया गया जो अजमेर में लाते समय, तो इसका नाम रखा गया था रेजिमेंट फॉर राजपूताना का एजीजी, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल आप लिख सकते हो। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल रखा गया था रेजिडेंट फॉर राजपूताना का, बाद में आगे नाम बदल कर, ठीक है। अजमेर में जो मुख्यालय बनाया गया था इसका, ठीक है, 1832 में बनाया गया था जो मुख्यालय, ठीक है। अजमेर में मुख्यालय बनाया गया था, दिल्ली से इसका नामांतरित किया गया था 1832 में, और अजमेर में मुख्यालय बनाया गया था इसका, तो थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। देखिए, जो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल फिर बनाया गया था, ठीक है, जो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर बनाया गया था, फिर बाद में जो, लेकिन नाम पहले रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, उस समय था डेविड ओक्टरलोनी,
फिर जो एजेंट टू गवर्नर जनरल नाम चेंज कर दिया गया था, तो प्रथम एजीजी बनाया गया था अब्राहम लॉकेट। ठीक है, राजस्थान का प्रथम एजीजी अब्राहम लॉकेट को बनाया गया था, ये ध्यान रखना। 1832 में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था अजमेर में। ठीक है, तो प्रथम यानी राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था अब्राहम लॉकेट को। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए 1832 में जब ये लाया गया था अजमेर में, तो वह दिल्ली से कंट्रोल नहीं हो रही थी, जो भी समस्याएं थी। तो थोड़ा आप इस बात का भी ध्यान रखना है ना भाई, जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो उन प्रॉब्लम्स का जो सामना यानी सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा रहा था इनके अंग्रेजों के द्वारा, तो इनको लग रहा था भाई दिल्ली से कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इधर ट्रांसफर कर दिया गया, जो यानी हेड क्वार्टर था इनका। ठीक है, यह ऑफिस था। देखिए 1845 में जब एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में भेजा गया था। अब जो माउंट आबू में भेजा गया था मैं आपको बताता हूँ। देखिए अंग्रेज यहाँ पर अधिकारी होते थे, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हो गए, पीओ हो गए। ठीक है, तो इनको लग रहा था कि भाई यहाँ पे राजस्थान में गर्मी बहुत भयंकर पड़ती थी। ठीक है, सबको लगता था, आज अपने को भी लगता है, लेकिन अपन तो एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, गर्मी का पड़ती भाई, सर्दियों में भी अपन रह लेते हैं और गर्मियों में भी राजस्थान की गर्मी को अपन सहन कर लेते हैं भाई। ठीक है, राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, जैसलमेर वाले भी गर्मी को सहन कर लेते हैं, जोधपुर वाले भी कर लेते हैं, भरतपुर वाले भी कर लेते हैं, जो मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे भी कर लेते हैं। जैसे चूरू में भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, तो सर्दी और गर्मी को सभी एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अब अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इनको लगा कि भाई ऐसी कोई जगह नहीं है क्या राजस्थान में कि वहां पर थोड़ी ठंड पड़ती हो और गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती हो। तो किसी ने बताया भाई ऐसी जगह तो है भी, तो कहाँ पर ऐसी जगह है। ठीक है, तो सिरोही में जगह पड़ती है ऐसी। ठीक है, माउंट आबू। लेकिन इनको लगा भाई सिरोही में, सिरोही ऐसी कौन सी कहाँ पर है रियासत, तो इनको लगा, ये पूछते हैं भाई जो वो रियासत है क्या, भाई सबसे लास्ट में अपन संधि किए थे 1823 में सिरोही से संधि करते हैं। हाँ वही की वही है। ठीक, तो वहां पर माउंट आबू में जगह, यानी वहां के राजा के पास जाते हैं और वहां के राजा को बोलते हैं कि हमें कुछ जगह चाहिए यहाँ के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। तो वहां का राजा जो भी बातचीत होती है इनके बीच में, और वो राजी हो जाता है और इनको थोड़ी वो जमीन दे देता है, और वहां पर इनके लिए जो ऑफिस वगैरह बना लेते हैं ये। ठीक है, 1845 में। ठीक है, माउंट आबू में ठीक है, माउंट आबू में एजीजी का मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वहीं पे रहने लग गए परमानेंटली। ठीक है, अब देखिए ऐसा सिस्टम बनाया था इन्होंने, ऐसा नियम बनाया था भाई, जैसे गर्मियों में तो जो एजीजी माउंट आबू चले जाएगा। ठीक है, आबू चले जाएगा, और जो सर्दियों में वापस इधर अजमेर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए वर्तमान में भी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जो प्रथा है, ठीक है, ये परंपरा है जो चली आ रही है। देखिए उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था एजीजी। वर्तमान में जो एजेंट, यानी पहले जो एजीजी होता था उसका जो पद वर्तमान में राज्यपाल कहलाता है। ठीक है, राज्यपाल जो कार्य करता है, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल उस समय जो कार्य करता था। तो देखिए राज्यपाल होता है राजस्थान का, वो भी इसी प्रकार से परंपरा को यानी यानी रखता है, जारी रखता है भाई। वो गर्मियों में आबू चले जाता है कुछ दिनों के लिए, और वापस सर्दियों के टाइम में यानी जयपुर आ जाता है। देखिए उस समय अजमेर था इनका केंद्र। अब वर्तमान में जो कैपिटल है राजस्थान की जो होता है जयपुर, तो वर्तमान में जो जयपुर में बैठता है, और यानी ठीक है अजमेर नहीं बैठता भाई राज्यपाल, आपको सबको पता होगा ये बात। तो कुछ दिनों के लिए आबू जाया था राज्यपाल, और कुछ दिनों के लिए जयपुर आ जाता है। तो देखिए भाई राज्यपाल के पास इतना ज्यादा लोड भी नहीं होता, काम भी नहीं होता है। ठीक है, ज्यादातर काम तो यानी सरकार का यानी मुख्यमंत्री का होता है भाई, वो संभालता है राज्य। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, वर्तमान में भी ये प्रक्रिया चलती है या परंपरा चलती है, जो राज्यपाल निभाता है इसको, कुछ दिनों के लिए आबू और कुछ दिनों के लिए राजधानी यानी जयपुर में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए फिर ये धीरे धीरे क्या थे अंग्रेज थे, इनको जो सर्दी भाई पसंद थी भाई, गर्मी पसंद नहीं थी हर किसी को, यानी गर्मी पसंद नहीं होती, तो ये उधर आबू तरफ ही परमानेंटली रहने लग गए। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम उधर आबू साइड निकाल देते और कम टाइम इधर अजमेर साइड निकाल देते। तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया कि भाई ये तो उधर ही रहने लग गए, इधर ध्यान नहीं दे पा रहे ढंग से।
तो फिर 1864 के आसपास इनके लिए एक नियम ही बनाया गया, ठीक है। 1864 में इनके लिए जो रूल बनाया गया, जो फिक्स किया गया, वह आप 6 महीने आबू रहोगे और 6 महीने अजमेर में रहोगे, ठीक है। भाई 6 महीने जरूरी है अजमेर में निकालना और 6 महीने आबू निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो 1864 में इनके लिए जो नियम बनाया गया था। देखिए अब आगे बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। 1857 की फिर क्रांति के समय था जो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल या एजीजी कौन था, ठीक ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए इससे पहले जो एजीजी बनने से पहले ये मेवाड़ का पीए था, ठीक है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था ये। देखिए इस प्रकार से आप समझ जाना, इससे पहले यानी एजीजी से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। देखिए आप थोड़ा ध्यान रखना, मेवाड़ का जो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, ठीक है, मेवाड़ का जो प्रथम पीए बनाया गया था वो था कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। मैं देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, में अलग अलग ये बातें हैं। 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस बनाया गया था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी बनने से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। देखिए अब आगे बात करते हैं क्रांति की, 1857 की क्रांति की बात करते हैं। क्रांति में ज्यादातर सैनिकों ने भाग लिया था, ठीक है, जवानों ने भाग लिया था, सैनिकों ने भाग लिया था। देखिए अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसकी अपन बात करते हैं आगे, जो क्रांति की बात करते हैं। इससे पहले अपन बात कर रहे थे बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी 1857 की क्रांति की, भाई किस प्रकार से क्रांति यानी संधियां करते हैं राजा और अंग्रेज, और फिर धीरे धीरे कैसे इनको क्रांति की आवश्यकता पड़ी थी, कैसे किस प्रकार से क्रांति हुई थी, ठीक है। देखिए जो जवान थे सेना में, इनके पास जो बंदूक थी पहले, ठीक है, ब्राउन बेस बंदूक थी, ठीक है। और इन्होंने जो ब्राउन बेस बंदूक को यानी नष्ट करने की प्लानिंग की, या ब्राउन बेस बंदूक को भाई सेवा से हटाने की प्लानिंग की। और यानी जो अलग ही बंदूक का नाम था, ठीक है, एनफील्ड बंदूक, एनफील्ड बंदूक जवानों को सौंप दी गई, ठीक है। ठीक है भाई, ब्राउन बेस पहले बंदूक थी, पुरानी बंदूक हो गई ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस की जगह इन्होंने सेना यानी अंग्रेजों ने सेना या जवानों को नई बंदूक दे दी गई थी, एनफील्ड। अब देखिए एनफील्ड बंदूक का जो एक इसकी प्रॉब्लम आती है इन भारतीयों के सामने, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सामने आती है। देखिए इसमें कहा जाता है भाई इसका कारतूस होता है, ठीक है, एनफील्ड बंदूक में एक कारतूस होता था, कारतूस को मुंह से छिलकर यूज करना होता था, ठीक है। तो मुंह से जब छिलकर जो उसको यूज करते थे तो उसको जो कारतूस का जो आगे वाला भाग था वो चिकना होता था, ठीक है, चिकनाई वाला होता था वो जो भाग होता था आगे वाला कारतूस का। तो वो चिकनाई किसकी थी उसमें, तो इन लोगों को लगा भारतीयों को कि यानी भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों को लगा जो सेना में थे कि भाई इसमें जो एनफील्ड का जो कारतूस है, इस बंदूक का जो कारतूस है, इसका आगे वाला भाग में जो चिकनाई है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है,
गाय और सूअर की चर्बी से बनाया हुआ है, जो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया हुआ है। ठीक है, देखिए गाय तो हिंदू के लिए प्रसिद्ध है, यानी सॉरी पवित्र है। ठीक है, और सूअर को मुस्लिम अपवित्र मानते हैं। ठीक है, गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और सूअर को मुस्लिम अपवित्र मानते हैं। मुस्लिम भाई सूअर को नहीं खाते हैं, नफरत करते हैं बिल्कुल, और हिंदू गाय को पवित्र मानकर नहीं खाते हैं। ठीक है भाई, गाय हमारी माता है। ठीक है, माता के बराबर मानते हैं गाय को। तो इस प्रकार से इनमें जो इनको लगता है कि अगर अपन इस कारतूस को मुंह से छीलेंगे अपने अंदर यानी शरीर के अंदर, यानी गाय और सूअर की चर्बी जाएगी तो मुस्लिमों का वैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा सूअर से, और हिंदुओं का वैसे गाय से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे अंग्रेज ईसाई थे, अंग्रेज मानते थे कि कैसे भी इनका धर्म भ्रष्ट करवा लेते हैं। अगर जिन लोगों को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वैसे ही उन जो जिनका धर्म भ्रष्ट हो गया है उनसे वैसे ही भारतीय नफरत करने लग जाएंगे, यानी एक प्रकार से उनको यानी समाज से धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ईसाई चाहते ये थे, उनकी प्लानिंग ये थी, तो इनका कैसे धर्म भ्रष्ट किया जाए और अपने चर्च में ले जाके ईसाई बना लिया जाए। ठीक, तो इस प्रकार से जो जो सेना थी, भारतीय सेना थी, जो अंग्रेजों द्वारा यानी सेना में जो चयनित किए गए जो बंदे थे वो उग्र हो जाते हैं इस के प्रति। ठीक है, इनका जो तात्कालिक कारण ये भी रहा था, जो ब्राउन बेस बंदूक की जगह पर एनफील्ड बंदूक दे दी गई थी उनको। इसमें जो एनफील्ड का जो कारतूस होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज हुआ ये मानते थे। ठीक है, भारतीय जो सेना के जवान थे। ठीक, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो क्रांति की। अब कहा जाता है भाई जो क्रांति होने ही वाली थी, अब धीरे धीरे चिंगारियां फूटने लगी थी जगह जगह पर। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ी बहुत इसमें, हालांकि स्क्रीनशॉट की तो कुछ ज्यादा बात नहीं है। जो चर्बी और गाय में बता दिया, गाय और सूअर की चर्बी वगैरह जो पुरानी बंदूक दी के स्थान पर नई बंदूक दी गई थी। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए आगे बात करते हैं अपन कि जो मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये देखिए इन कारतूसों के खिलाफ ये सबसे पहले यानी विद्रोह कर देता है। ठीक है, जो मंगल यानी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए या व्यक्तिगत रूप के तौर पर देखा जाए मंगल पांडे को, तो ये सबसे पहले इन कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक, बैरकपुर छावनी से। देखिए छावनी में आपको बता देता हूं, जो सैनिकों का रहने का स्थान को छावनी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कैंटोनमेंट भी कहते हैं छावनी को, यानी सैनिकों के रहने का स्थान कैंटोनमेंट या छावनी कहलाता है। तो मंगल पांडे सबसे पहले बैरकपुर जो छावनी से इन कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, देखिए फाइनली 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857 को जो मेरठ छावनी के जो सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, मेरठ छावनी से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए 10 में यानी मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से विद्रोह करता है। फाइनली 10 में 1857 को मेरठ छावनी से जो क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इधर जो एजीजी था राजस्थान का, उसको 19 मई को पता चला कि भाई उधर मेरठ में यानी क्रांति शुरू हो गई है। ठीक है, तो जो राजस्थान का जो एजीजी था, ये इधर राजस्थान के राजाओं के पास सबके पास मैसेज करता है या पत्राचार करता है, पत्र लिखकर भेजता है भाई उधर क्रांति शुरू हो गई है, तो उधर वो हमारे दुश्मन हो गए हैं, तो जो यहाँ पर कोई इस प्रकार की क्रांति नहीं कर दे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप अलर्ट हो जाओ। राजाओं को कहते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो एजीजी थे,
तो जो राजा भी उनको कहते हैं ठीक है भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं, जो राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी उनकी बात करते हैं। फिर देखिए आज अपन सैनिक छावनियों की बात कर लेते हैं, फिर आगे जो क्रांति और स्टार्ट होगी जो किस यानी कि छावनी से स्टार्ट होती है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में उस समय थी 6 सैनिक छावनियां, ठीक है, कैंटोनमेंट या सैनिकों का रहने का जो स्थान था, तो 6 छावनियां बनाई हुई थी राजस्थान में, ठीक है। ठीक है, नसीराबाद, नीमच और देवली, अपन सबसे पहले इन 3 की बात कर लेते हैं, फिर 3 की और बात करेंगे, ठीक है। जैसे एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। चलो मैं नाम बता लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन नसीराबाद की। ये एक एक करके 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। लेकिन नसीराबाद अजमेर में है, जो सैनिक छावनी है। ये 6 सैनिक छावनियां नसीराबाद अजमेर में है। देखिए अपन बात करते हैं दिल्ली का। उस समय मुगल बादशाह भाई कोई भी हो, ठीक है, उस समय ज्यादा शक्तिशाली मुगल बादशाह ये तो थे नहीं, ठीक है। देखिए डेविड ओक्टरलोनी, आपको याद है अभी मैं आप बात किया था, जो प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना नियुक्त किया गया था, डेविड ओक्टरलोनी, ठीक है। देखिए डेविड ओक्टरलोनी उस समय दिल्ली में रहता था। मैं ये भी बता दिया भाई उस समय दिल्ली में नियुक्त किया गया था रेजिडेंट फॉर राजपूताना। तो देखिए मुगल बादशाह द्वारा उसको एक उपाधि दी गई थी, नसीर की उपाधि, ठीक। ठीक है, डेविड ओक्टरलोनी को उपाधि दी गई थी नसीर की उपाधि मुगल बादशाह द्वारा। लेकिन नसीर का मतलब होता है रक्षक, ठीक है, सहायता करने वाला या रक्षक। तो नसीर से यानी नसीर यानी ये इधर यानी जो छावनी बनाते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी अधिकारी थे अजमेर में छावनी बनाती है, और नसीर से नसीराबाद इसका नाम किया गया था। तो डेविड ओक्टरलोनी की उपाधि के आधार पर ही नसीराबाद जो नाम दिया गया था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना तो किस प्रकार से नसीराबाद जो नाम पड़ा था। तो ये पहली एक छावनी बनाई गई, ठीक है, अजमेर में। अब बात करते हैं नीमच की। लेकिन नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। आप भी सोचोगे भाई नीमच तो मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है, तो राजस्थान में कैसे हो सकता है। देखिए आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, उस समय नीमच वाला जो पार्ट था वो राजस्थान का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये नीमच था जो राजस्थान का ही पार्ट था। देखिए उस समय मालवा भी राजस्थान का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। इधर से पाकिस्तान वाला जो अमरकोट रियासत थी वो भी राजस्थान का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। इधर से फाजिल का हुआ करता था, वो भी राजस्थान का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, राजस्थान का जो वर्तमान में मैप है वो पहले नहीं था, थोड़ा विस्तारित हुआ था, यानी पहले बड़ा था भाई जो क्षेत्र था राजस्थान का। लेकिन इसको जो भी संशोधित करके भाई किस प्रकार से एक दूसरे जो स्टेट में यानी लेन देन हुए थे भाई जमीनों के, ठीक है, तो यानी क्षेत्र के, तो इस प्रकार से तो नीमच फिर वर्तमान में एमपी में मध्य प्रदेश में है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, तो नीमच उस समय राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई देवली की। देखिए देवली जो छावनी है वो टोंक में है, ठीक है। देवली जो छावनी है टोंक में है। अब बात करते हैं एरनपुरा की। देखिए एरनपुरा है जो एक छावनी। देखिए एरनपुरा जो सिरोही और पाली की सीमा पर है, ठीक है, एरनपुरा। ठीक है, एरनपुरा है जो सिरोही और पाली की सीमा पर है। देखिए अब आगे बात करते हैं एरनपुरा कैसे बसाया गया था या एरनपुरा नाम कैसे रखा गया था, ठीक है। देखिए उस समय एक अंग्रेज अफसर होता था मेजर डाउनी, ठीक है, अंग्रेज अफसर होता था मेजर डाउनी।
ठीक है। मेजर डाउनिंग का जो गांव था भाई वो एरन था, ठीक है। मेजर डाउनिंग का जो गांव था एरन था। तो इसको लगा कि भाई यार हम ही तो बसाने वाले हैं इन जो शहरों की जो छावनियां बनाने वाले हैं, तो भाई एक जो छावनी का जो नाम है वो मेरे गांव के नाम पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो एरन गांव से एरिन पूरा हो गया, भाई पूरा लगा दिया गया, ठीक है। एरिनपुरा जो मेजर डाउनिंग के यानी एरन गांव था मेजर डाउनिंग का, तो इसके आधार पर एरिनपुरा नाम रखा गया था, ठीक है। अब ब्यावर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूँ भाई। देखिए पहले यहाँ पर कोई नगर नहीं था, कोई कस्बा नहीं था, ठीक है। ब्यावर जो वर्तमान में है यहाँ पर, पहले यहाँ पर छावनी बनाई गई थी, ठीक है। सैनिक रहते थे, छावनी बनाई गई। तो भाई देखिए आज भी अगर कोई ऐसा एरिया होता है भाई वहां पर जाने से पहले सतर्क हो जाना चाहिए, तो बी अवेयर लिखा जाता है, ठीक है। देखिए इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको, भाई मैंने खुद ने देखा है, जो मैं रहता हूँ यहाँ पे मेरे गली में एक मकान है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी अवेयर द रोड व्हीलर, ठीक है। बी अवेयर द रोड व्हीलर। भाई रोड व्हीलर जो कुत्तों की जो एक नस्ल होती है रोड व्हीलर, तो उनका कहने का मतलब है यहाँ गेट पर यानी गेट पे लिखा हुआ उनके जो एक पेज चिपका हुआ है, पोस्टर चिपका हुआ है, बी अवेयर द रोड बिल्डर, ठीक है। उनका कहने का मतलब है रोड बिल्डर है, अंदर कुत्ता है, उससे सावधान रहो, ठीक है। तो मैं भाई मेरी गली में है ये वाक्या हुआ, मैं देखा हुआ हूँ। तो बी अवेयर का मतलब होता है भाई सावधान रहो या सतर्क रहो। तो उस वहां पर भी बोर्ड लगाया गया, तो जो छावनी बनाई गई वहां पर भाई जो यहाँ पर जो सैनिक क्षेत्र है सावधान होकर चलिए, ठीक है। तो बी अवेयर का जो बोर्ड लगा दिया गया। देखिए बी अवेयर की जो स्पेलिंग होती है BEAWARE होता है। हालांकि वर्तमान में जो ब्यावर की स्पेलिंग है उसमें से ई को कुछ जगह पर हटा दिया जाता है, ठीक है। ई को कहीं पर लगा दिया जाता है और कहीं पे हटा दिया जाता है, ये आप ध्यान रख लेना। जैसे जो वर्तमान में जो ब्यावर की स्पेलिंग है वो यही स्पेलिंग मिलेगी, या तो आपको ई मिल जाएगा या ई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ब्यावर इस प्रकार से बी अवेयर होता हुआ यानी ब्यावर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना भाई ब्यावर किस प्रकार से नाम पड़ा है, ठीक है, बी अवेयर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन खेरवाड़ा। देखिए खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है उदयपुर में है, ठीक है। राजस्थान पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर जो खेरवाड़ा में, ठीक है। खेरवाड़ा जो छावनी है जो उदयपुर में है, यहाँ खेरवाड़ा में राजस्थान पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर भी है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है जो नई भर्ती होती है वहाँ तब, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं लास्ट में भी लिखवा दूंगा आपको कि जो ब्यावर और जो उदयपुर वाली जो खेरवाड़ा सैनिक छावनियां थी इन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की कौन सी छावनियों ने या कौन कौन सी छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए अपन ब्यावर की अगर बात करें तो ब्यावर की स्थापना की थी भाई डिक्सन ने, ठीक है। डिक्सन ने स्थापना की थी, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। ऐसा पूछा नहीं जाएगा सही, लेकिन फिर भी अगर आपको ध्यान तो रहना चाहिए तो ब्यावर की स्थापना की थी डिक्सन ने। ये कोई अंग्रेज अधिकारी था डिक्सन, तो ये यहीं पर शादी भी कर लिया था, ठीक। राजस्थान में शादी कर लिया था, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। तो स्थापना की थी डिक्सन ने की थी। तो यहाँ तक अपन जो 1857 की क्रांति की बात की है, पर किस प्रकार से क्रांति का जो बेस लेवल बना था इसका, ठीक है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी। ये देखिए ये डिक्शन वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं बता दिया हूँ आपको। भारत में शादियाँ किया था, एक ही नहीं 5-7 शादियाँ किया था इसने, डिक्सन ने 5-7 शादियाँ की थी भारत में। तो इधर ब्यावर की तरफ भी किया होगा भाई शादियाँ, ठीक है।
तो अब यहाँ तक पढ़े। अब देखिए अपन बात करेंगे भाई जो नसीराबाद छावनी पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो नसीराबाद जो छावनी से जो शुरुआत होती है जो क्रांति की, ठीक है, 28 मई को 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, उसने क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। जो इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल जो सेना, ठीक है। तो अपन कल की जो क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नसीराबाद छावनी से जो क्रांति की यानी शुरुआत होती है, ठीक है। अपन ने यहाँ तक जो बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है 1857 क्रांति की, तो और आपको सही समझ में भी आई होगी, ठीक है। इससे पहले अपन राजवंश कंप्लीट कर चुके थे, आज अपन 1857 क्रांति को शुरू किए हैं, ठीक है। किस प्रकार आगे और क्रांति होती है, आगे बढ़ती है, उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।